शेखर जी, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी, पुस्तक के लेखक संतोष कुमार जी, यहाँ दो दायित्व निभा रहे प्रोफेसर रमेश गौड़ जी और प्रभात जी, मित्रों। मैं संतोष कुमार जी को इस पुस्तक यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए बधाई देता हूँ और प्रकाश जावड़ेकर जी ने पुस्तक की एक परिधि बना दी है, यानी पुस्तक के चारों तरफ की जो दुनिया बनती है वह उन्होंने हमें दिखा दी है। तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि पुस्तक में जो है उसके बारे में मैं कुछ कहूँ आपसे। ये पुस्तक मेरी नज़र में, जैसा कबीर ने कभी कहा है कि कबीर ने आँखन देखी पर ज़्यादा विश्वास किया, ये पुस्तक भी आँखन देखी और कानों सुनी पर आधारित है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी उन घटनाओं को अपनी आँखों से देख सकेंगे। इसे शोध की भाषा में अगर कहें तो प्राइमरी सोर्स पर आधारित है। कुछ रहस्य प्रकाश जावड़ेकर जी ने स्वयं उजागर किया, कुछ रहस्य आप पूछेंगे तो संतोष जी उजागर करेंगे, और एक तो उन्होंने बताया ही कि विजय त्रिवेदी जी से उन्होंने पृष्ठभूमि जानने के लिए और उनकी किताब का उन्होंने उदाहरण भी दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी पुस्तक है जिस पर कलम चलाना कठिन काम है। संघ, ये हितेश शंकर जी ने इस बारे में बहुत साफ साफ कहा कि संघ और भाजपा या संघ और भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार, इस पर पुस्तकें आई हैं, आती रहेंगी, लेकिन तटस्थ होकर, परंतु उस प्रोसेस को समझाना जो कि सरकार और संघ के बीच में चल रहा है, ये जरा कठिन काम है, ऐसा मैं समझता हूँ कई कारणों से। इसका जगह जगह ये जो कठिनाई है वो पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो जगह जगह लेखक ने भी इसका जिक्र किया है और इन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। संघ और सरकार वाजपेयी से मोदी तक, ये दो फेज में ये पुस्तक है। एक फेज है जब वाजपेयी जी का दौर था और दूसरा फेज है जब 2014 में शुरू हुआ। तो पहले फेज में सचमुच अनेक विवाद हुए हैं और उस दौरान मैं जनसत्ता में एक कॉलम में लिखता था, तो मैंने एक लिखा, वो किताब के रूप में आया भी है, और मैंने लिखा कि ये उस समय सुदर्शन जी थे, आजकल दुनिया में नहीं है। तो मैंने सुदर्शन जी से सवाल पूछा था उस कॉलम में कि आप मुझे ये बताइए कि ब्रजेश मिश्र प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन है या ब्रजेश मिश्र के अधीन अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि सुदर्शन जी जो हमले करते थे, जिसको हम लोगों ने विवाद के रूप में देखा है, तो वो ब्रजेश मिश्रा पर करते थे, वाजपेयी जी पर नहीं करते थे। अब ये एक ऐसा पेचीदा सवाल था, तो इन्होंने, संतोष जी ने अपने उस पहले वाले फेज में के बारे में भी लिखा है। और बात ऐसी है कि पुस्तक ये ऐसे समय में आई है
जब लेखकों, पत्रकारों, शोधकर्ताओं और सबसे ऊपर जो पंडित यानी विद्वानों की जो जरूरत पर ही ये समय प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं इसको फिर से कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही कठिन दौर में पुस्तक आई है। और कठिन दौर क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर है। और मैं सुनता हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न जानता हूँ न जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं सुनता हूँ कि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी यंत्र आए हैं उसमें आप बता दीजिए कि इस पुस्तक इस बारे में हमको लिखना है, तो वो बहुत सिस्टमेटिक बाकायदे रेफरेंस के साथ आपको वो प्रस्तुत कर देता। अब जब ऐसा दौर आ गया हो तब फिर संतोष कुमार जी की जो किताब है संघ और सरकार, तो ये दौर तो ऐसा है जो पुस्तक के लेखकों पर ही, ये लेखकों के अस्तित्व पर सवाल कर रहा है। और ऐसे समय में ये पुस्तक आई है जो प्रामाणिक पुस्तक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी क्या ऐसी ही पुस्तक आ सकती है, ये हम लोगों को अपने से पूछना चाहिए। यानी मैं कहूँगा कि नहीं आ सकती है, लेकिन फिर भी ये पुस्तक अपने आप में दो कारणों से, मेरी नज़र में दो कारणों से ये महत्वपूर्ण है। एक तो संघ और सरकार की जो पहेली है उसका एक अज्ञात संसार है, और अज्ञात संसार भी है और अज्ञात सागर भी है। ये पुस्तक उस अज्ञात संसार में आपको पहुंचाती है। ये पुस्तक उस अज्ञात सागर में आपको गोता लगाने का निमंत्रण देती है। और अज्ञात सागर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संघ के बारे में, भाजपा के बारे में कुछ अवधारणाएं आज़ादी के बाद से ही बनाई गई हैं, और वो अवधारणाएं इतनी पक्की हैं कि उसको समय का कोई भी, चाहे उसको आप घिसने वाला या उखेर ये ख़त्म करने वाला कोई केमिकल अभी तक नहीं बन पाया है भारतीय राजनीति में जो उन अवधारणाओं को कम करे या ख़त्म करे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नई पीढ़ी आई है वो उस पुराने ज़माने की अवधारणाओं से मुक्त है, इसलिए नई पीढ़ी में इस पुस्तक का स्वागत होगा, लोग पढ़ेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो एक कारण तो ये है कि ये जो पुस्तक है, मैंने कहा कि दो कारणों से महत्वपूर्ण है, एक मैंने बताया। दूसरा जो कारण है, बीजेपी के कार्यकाल और बीते 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में एक स्पष्ट अंतर जो है उसकी कहानियां इस पुस्तक में हैं। जब आप पढ़ेंगे तो उन कहानियों से आप परिचित हो सकेंगे, और इन आधारों पर ये पुस्तक मैं कहूँगा कि रोचक है, पठनीय है, और पाठक की स्मृति को पैनी बनाने में ये सहायक भी है। इस पुस्तक के महत्व का एक तीसरा कारण भी है, और तीसरा कारण इसलिए भी है क्योंकि इस पुस्तक का प्राकथन लिखा है हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अब इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने भाषण में इन्होंने पुस्तक की चर्चा कम की, पुस्तक से उठने वाले मुद्दों पर ज़्यादा बोले। लेकिन इनके प्राकथन की 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और मुझे भरोसा है कि प्रकाश जावड़ेकर जी को भी वो दोनों ने लिखा है कि यह एक बेहतरीन पुस्तक है, और इनके ही शब्दों में मैं फिर से संतोष कुमार जी को बधाई देता हूँ। जब प्रकाश जी कहें कि एक बेहतरीन पुस्तक है,
तो उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। मैं कहूँगा कि उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। विश्वास और श्रद्धा में थोड़ा फर्क होता है। विश्वास में अविश्वास भी रहता है, लेकिन श्रद्धा वह है जहाँ कोई अविश्वास नहीं होता। तो प्रकाश जी ने जो लिखा है उनके कहे हुए पर आप श्रद्धा करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन इन्होंने एक लाइन लिखी है अपने प्राकथन में, वो लाइन मैं शब्दतः पढ़कर सुनाता हूँ। उनका हर शब्द, उनका मतलब संतोष कुमार का, उनका हर शब्द वह सही इतिहास या सही घटना ही होगी ऐसा नहीं है। ये किसने लिखा है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने लिखा है। अरे क्यों लिखा है, क्यों लिखा है ये आप मुझसे पूछिए और मैं आपको बताता हूँ। पुस्तक का पेज नंबर 281 उलटिए। पुस्तक के पेज नंबर 281 पर जो जिस घटना का वर्णन है उसका सीधा संबंध प्रकाश जावड़ेकर जी से है। अब प्राकथन लिख रहे थे तो इनको याद रहा होगा। तो अपनी सफाई में भाजपा के बड़े नेता हैं, जवाब भी देना पड़ सकता है इनको। तो इसलिए कहा है कि संतोष कुमार ने जो लिखा वो सही होगा, ये मानने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वो घटना बड़ी मजेदार था। मानव संसाधन मंत्री के रूप में इनको एक कुलपति की छुट्टी करनी थी और उसके लिए इन्हें निर्देश दिया गया था। अब उस घटना का वर्णन हो और वो किताब में घटना जाए भी और प्राकथन भी लिखे पूर्व मानव संसाधन मंत्री, तो ये कहना पड़ेगा कि हाँ, संतोष कुमार जी की हर बात सही है ऐसा नहीं मत माने। इसका दूसरा अर्थ यह है कि इस पुस्तक का हर शब्द सही है, ये प्रकाश जी कह रहे हैं। और फिर अपने प्रार्थना से वो ये कह रहे कि मैंने संतोष कुमार को कुछ बताया नहीं, उन्होंने अपने सोर्स से मालूम कर लिया होगा। और ये पत्रकारों का ऐसा चलता है। भाजपा में सवाल उठे इसलिए मुझे लगता है कि इसकी जरूरत पड़ी होगी। ये पुस्तक 8 खंडों की में है और इस पुस्तक का समापन सुखद एहसास नाम के अध्याय से हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जीवन और जगत में संस्था हो या व्यक्ति, अगर समापन सुखद होता है तो मानिए कि लेखक की दृष्टि अपनी मिट्टी की सुगंध से भरी हुई है। इसके विपरीत दुखांत, कलह और त्रासदी होती है जो कड़वाहट को जन्म देती है। और मैं ये रमेश गौड़ जी यहाँ उपस्थित हैं, आजकल ये NSD के डायरेक्टर हैं, तो इनकी उपस्थिति में मैं कह सकता हूँ कि शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो ज़्यादातर दुखांत नाटक होते हैं। तो जिन लोगों ने शेक्सपियर के नाटक पढ़े हैं, देखे हैं, उसका मंचन देखा है, वो उसके विपरीत इस पुस्तक को जब देखेंगे तो इसका जो समापन है, इसका जो आखिरी अध्याय है वो सुखांत में है। इसका मतलब ये हुआ कि संभावनाएं हैं और मेरी समझ से यह पुस्तक भी राजनीति के रंगमंच पर सुखांत से पूरी होती है। और शेक्सपियर होते और इस पुस्तक को पढ़ते तो वो भी अपने नाटकों का सुधार कुछ करते, ऐसा मुझे लगता है। और मेघदूत से हो सकता है कि वो प्रेरणा लेते, और भी बहुत सारे नाटक प्रसाद से प्रेरणा लेते। ये असंभव सी दिखने वाली बहुत पुरानी
परंतु अत्यंत उनकी जो नासूर जैसे मामलों के ऑपरेशन की कहानी का भी इस पुस्तक में वर्णन है। और इस पुस्तक के मेरे सामने पुस्तक है, मैं पढ़ करके सुना सकता हूँ, लेकिन केवल आप अपने दिमाग में अगर दर्ज कर लें कि पृष्ठ 44 आप एक बार पलटें, तो पृष्ठ 44 पर जो इस कहानी का इन्होंने वर्णन किया है, वह वास्तव में वाजपेयी जी के कार्यकाल की सबसे बड़ी कहानी है। और वो त्रासदी भी है। जो लोग यहाँ हैं, जो जानते हैं कि वाजपेयी जी और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया के संबंध इतने प्रगाढ़ थे, एक दूसरे से बहुत गहरे विश्वास का रिश्ता था, उसी विश्वास के नाते रज्जू भैया उनके पास गए और उनसे कहा कि जैसे मैंने सुदर्शन जी को सरसंघ चालक बना दिया है, वैसे ही अब आप आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए और आप चाहें तो आप राष्ट्रपति बन जाइए। ये ऐसी घटना है और इसकी बड़ी लंबी कहानी है, मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। ये राजनीति में ऐसा होता नहीं है, इसके विश्लेषण में मैं जाऊंगा नहीं। उसी तरह से इस पुस्तक में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी वर्णन है। मैं यहाँ संतोष जी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी जानकारी सही है तो एपीजे अब्दुल कलाम उस तरह से राष्ट्रपति नहीं बने जिस तरह से आपने उसका वर्णन किया है। अगर मेरी जानकारी सही है तो प्रमोद महाजन स्वयं वाजपेयी जी के निर्देश पर पीसी अलेक्जेंडर से इस्तीफा ले चुके थे। जब वो पीसी अलेक्जेंडर महाराष्ट्र के गवर्नर थे, यानी भाजपा ने तय कर लिया था कि पीसी अलेक्जेंडर राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी थे प्रमोद महाजन जी। और मैं फिर से कहता हूं कि मेरी जानकारी अगर सही है तो कुछ साइंटिस्टों ने एक मीटिंग में, प्रमोद जी ने स्वयं मीटिंग जब समाप्त हो गई तो उन सबों से सलाह करना शुरू किया कि तुम लोगों की नज़र में या आप लोगों की नज़र में राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होना चाहिए। तो सबने एक स्वर से कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम होना चाहिए। और प्रमोद जी को भी ये बात जची। और आप जानते हैं कि प्रमोद जी उस समय इस हैसियत में थे कि जो चाहते थे वो आडवाणी जी और वाजपेयी जी से मनवा लेते, और उन्होंने मनवा लिया। तो पीसी अलेक्जेंडर के लिए ये बड़ी भारी ट्रेजेडी थी। और पीसी अलेक्जेंडर क्यों चुने जाने थे राष्ट्रपति, इसकी एक अलग कहानी है। उनको फिर राज्यसभा में लाया गया। 22 अप्रैल को प्रमोद जी को गोली लगी है, इस पुस्तक में है। और अंततः 3 मई को उनका निधन हुआ। मैं एक निजी बात भी कहना चाहता हूँ कि 5 अप्रैल को प्रमोद जी से मेरी चेन्नई में भेंट हुई, एस गुरुमूर्ति के बेटे के विवाह में। प्रमोद जी मंच पर थे। मंच से जब नीचे आए तो मैं पीछे की सीटों पर बैठा हुआ था। मेरे पास आए, बैठे, और मैंने उनसे कहा कि प्रमोद जी, गोविंद जी को यानी गोविंदाचार्य को आप बीजेपी में ले आइए। प्रमोद जी ने मुझसे कहा कि आपने मेरे मन की बात कही है, हम दोनों मिलकर इसका प्रयास करेंगे।
मैं दिल्ली आता हूँ और हम इस पर काम करेंगे। लेकिन वो दिल्ली नहीं आए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुबह सुबह जब उनको गोली लगी है तो मुझे सबसे पहले जिस व्यक्ति ने मुझे सूचना दी वे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी थे। उन्होंने कहा कि प्रमोद महाजन को गोली मार दी गई है। इसी तरह से पेज नंबर 81 इस पुस्तक का में 2 ही लाइन है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, जिसमें आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों फपक कर रो पड़े हैं लोकसभा में, अगर जानना हो तो वो पन्ना आप पढ़ते। आडवाणी का अधूरा सफर में ज़्यादा उस पर नहीं जाऊंगा। और इस तरह से ये पुस्तक उन रहस्यों को, उन घटनाओं को आपको याद दिलाती है जिससे हम लोग परिचित तो हैं लेकिन भूल से गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कई बार वाजपेयी जी अपने भाषणों में 2 शब्दों का इस्तेमाल करते थे, नेति नेति, और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी नेति नेति का बहुत इस्तेमाल हुआ है। नेति नेति को का अगर आप संधि विच्छेद करें तो ना इति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। तो संतोष कुमार जी की पुस्तक में जगह जगह यह भी नहीं, यह भी नहीं होते होते यह भी है, यह भी है, ये आ गया है। और इसी तरह से पेज नंबर 117 और जिसमें प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि गडकरी का अर्थ क्या होता है। सर, ये पत्रकारों को समझा रहे हैं कि गडकरी का अर्थ क्या होता है। तो गढ़ का जो रक्षक है वो गडकरी है। और वो एक दौर था जब गडकरी जी बीजेपी के अध्यक्ष होकर के आए थे, बड़ी संभावनाएं थी। और आखिरी मैंने आपको पेज नंबर 281 कहा है। अब मैं अंत में अपनी बात समाप्त करता हूँ ये कह करके कि संतोष कुमार जी इस पुस्तक के साथ जो बड़ा काम कर रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी ने उसका उल्लेख किया। लेकिन सचमुच न्यू इंडिया समाचार जब प्रिंट होकर के आया तो उसके पहले अंक से लेकर और इस अंक तक मैं उसको सुरक्षित रखता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर भारत सरकार की गतिविधियों को जानना हो तो वो सबसे प्रामाणिक पत्रिका है। और उसको पढ़ते समय ये लगता है कि संतोष कुमार जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें हर पत्रकार को इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। और सीखने की ज़रूरत ये है कि आप लंबी योजना बनाइए। पत्रकारिता 24 घंटे की होती है, 15 दिन की होती है, या सप्ताह की होती है, या रोज की होती है। लेकिन संतोष कुमार जी को मैं इस बात के लिए इनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि न्यू इंडिया समाचार को अगर आप देखेंगे तो उससे पाएंगे कि इस आदमी ने साल भर बाद क्या हमको करना है, अंक निकालना है, उसकी योजना बना ली है। और मैं जानता हूँ कि धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती साल भर के धर्मयुग की योजना बना करके बैठे रहते थे। तो मैं इनमें धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती का अक्स देखता हूँ और इसलिए मैं बधाई देकर अपनी बात पूरी करता हूँ।